हेलो दीदी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, अगर नशीले पदार्थों की बात करें तो इसके सेवन को कोई शौक बताता है और किसी के लिए ये जश्न मनाने का एक जरिया होता है। कोई इसे दुख का साथी बोलता है तो किसी के लिए ये एक ट्रेंड है। अब बहाना कोई भी हो, लेकिन जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन अगर हम करते हैं तो उससे होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक जो नुकसान है उनसे नहीं बचा जा सकता है। आज हम सभी मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है वो भी इसी से संबंधित है। आज हमारा विषय जो है वो रहेगा आयुष और नशा मुक्ति। इस विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, सुझाव है या फिर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जिन्हें सुन के हमारे जो दूसरे दर्शक हैं वो मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान भी, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आज जो इस विषय से संबंधित एक्सपर्ट हमारे स्टूडियोज में उपलब्ध हैं उनसे। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर उर्मिला शुक्ला का, जो कि प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष हैं अगत तंत्र विभाग, पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश से। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज का जो विषय है वो आपको पता चल ही गया है, तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आयुष जो पद्धति है इसका उपयोग करके अगर किसी व्यक्ति को लत है नशे की तो उससे बचा जा सकता है, या फिर अगर लत लग ही गई है तो कैसे उससे मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये नशीले पदार्थों में आता क्या क्या है। नशीले पदार्थों में एल्कोहल है, जिसे मदिरा कहते हैं, मद्य के रूप में लिया जाता है। टोबैको है, जो बहुत ज़्यादा इंडिया में ज़्यादा यूज होने वाला एल्कोहल एंड टोबैको। उसके बाद भांग है, भांग का ही डेरिवेटिव्स होता है, गांजा, चरस, ये सारी चीज़ें यूज करते हैं लोग। उसके बाद ओपियम है, ओपियम को क्रूड में भी लेते हैं और साथ में उसके जो एल्कोलाइड्स होते हैं, मार्फिन, कोडीन, ये सारी भी लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इवन कोडीन का भी ऑलरेडी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। जो भी कफ सिरप हैं सारे, उसमें कोडीन बहुत मात्रा में होता था, जिसके कारण उनको भी अभी बैन लगा दिया गया। वो भी एक कहीं ना कहीं एडिक्शन का कारण बनते थे। पहले थोड़ा सा लेते थे कफ रिलैक्सेंट के लिए, देन उसको कंटिन्यू करने लगे। पर मैक्सिमम जो अपने भारत में है तो एल्कोहल, मदिरा जो है और टोबैको, इसका बहुत ज़्यादा सेवन होता है। और इसी के हिसाब से वैसे 1.35 WHO का है कि डेथ जो हो रही है पूरे वर्ल्ड में तो 4.39% हो रही है। इंडिया में 1.35 मिलियंस डेथ का जो कॉज करता है टोबैको करता है। टोबैको के कारण भी बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया, समय बदलता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नई नई खोजें भी हो रही हैं और ऐसे में नए नए तरीके भी इजाद किए जा रहे हैं। जी हाँ, जो ये नशा वाले पदार्थ हैं उस पर भी कैसे किया जा सकता है इनका सेवन, उसके लिए लोग लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ नया उन्हें मिल जाए। तो अगर हम सेवन की बात करें तो क्या क्या तरीके होते हैं सेवन करने के? सेवन का एल्कोहल का तो पता ही है कि उनको मिक्स करके और कॉकटेल, और उसमें भी एक्चुअली एल्कोहल के भी कई सारे परसेंटेज होते हैं। इतने परसेंट अगर है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें 9 to 100% इथाइल एल्कोहल होता है, वो ज़्यादा ही डेंजरस होता है। अगर स्ट्रॉन्ग वे में ले लेते हैं तो बहुत नुकसान करता है। उसको तो ओरली ही लेते हैं। टोबैको है तो टोबैको के 2 टाइप्स हैं। एक ओरल कंजम्पशन होता है जो कि गुटखा, तम्बाकू, खैनी के रूप में बना करके सारा मिक्स करके पान के साथ भी बिटर लीफ में डाल करके लेते हैं, और सेकेंड स्मोकिंग के थ्रू लेते हैं। बीड़ी है, सिगरेट है, हुक्का है, ये सारी चीज़ें आजकल जो हुक्का बार लॉन्च कर दिए गए, उन समय भी इन सब को धुएं के थ्रू भी इसका सेवन किया जाता है। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विपिन जी सागर से। स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी नमस्ते मैम। नमस्कार जी नमस्ते जी, मेरा सवाल ये था कि जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं तो वो आयुष विभाग से कैसे, कहाँ से संपर्क करें? और दूसरा सवाल ये था कि नशा छोड़ने का हम लोग जो लोग रहते हैं वो विचार तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर से वापस आ जाते हैं, तो इस चीज को हमेशा के लिए कैसे छोड़े और उसके लिए क्या कर सकते हैं?
जी धन्यवाद। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है जी, सबसे पहले अगर किसी हॉस्पिटल में ये जाना चाहे तो कैसा, कहाँ संपर्क करना होता है अगर कोई छोड़ना चाहता है? अगर हमारे पूरे मध्य प्रदेश में आयुष क्लिनिक्स इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, है ना, तो वहाँ जा सकते हैं। 6 कॉलेजेस हैं, आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं जो रन कर रही हैं, वहाँ पे भी इसका ट्रीटमेंट होता है। और स्पेशली हमारे यहाँ जो खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, यहाँ हम प्रॉपर वे में पेशेंट को पूरी तरीके से जो हमें लाइन अप ट्रीटमेंट देना होता है और सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो हम उनको करते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ काउंसलिंग करेंगे, देन उनको हम देखेंगे कि किस चीज़ की नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिटॉक्सिफिकेशन कराएंगे। देन रेजुविनेटिव थेरेपी, अगर हमको रसायन औषधियाँ वगैरह भी देना, रसायन इसलिए देना होता है कि उनका विल पावर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, नशा लेते हुए वो नहीं कर पाते, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम उनको बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो भी हैं हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हम उनको देते हैं। देन प्रॉपर केयरिंग उनकी होती है, एक्सटर्नल या इंटरनल थेरेपी जो भी है पूरे प्रोसेस है हमारे, उसके थ्रू उनको ट्रीट करते हैं और काफ़ी रिलीफ मिलता है। अभी मैं अब यहाँ पे दिखाना नहीं है, तो बहुत सारे हमारे पेशेंट के बाद में फीडबैक लेते हैं, तो इनकी रिकॉर्डिंग भी करती है, ऑडियो भी करते हैं, विजुअल सारा लेकर के रखे हुए हैं, इस तरह से करते हैं। मुझे इसमें सबसे ज़्यादा जो सेकेंड उनकी थिंग थी कि अगर छोड़ने चाहते हैं तो पहले तो मेरी सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि छोड़ना ही चाहिए, चाहते ही नहीं उसको हटा दें और अपने विल पावर को मजबूत करें। जो भी उनको कमी लग रही है किसी भी तरीके से, लोगों का एक बहाना होता है कि हमें आज ऐसा हुआ मेरे मार्क्स कम आ गए, स्टूडेंट्स लेवल की बात बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर अभी चलन ये 15 एज से लेकर के 30-35 तक ज़्यादा हो रहा है, इसको यूज करें। ये टीनेजर्स और यंगस्टर्स ज़्यादा इसको यूज कर रहे हैं। मार्क्स कम आ गए, कोचिंग में हमारे मार्क्स कम आ गए, मेरे फ्रेंड्स के ज़्यादा आ गए, इस तरह के छोटे छोटे इशू हैं, इससे लेकिन बड़े हेजार्डियस इफेक्ट ले लेते हैं बच्चे। चलो स्मोक करके आ जाते हैं, उनको नहीं पता कि अभी हमारा लंग्स इतना पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है और हम उस 70 to 90 केमिकल सोचते हैं स्मोक के उसमें, तो कितना हेजार्डियस होता है, तो उनको पता नहीं होता, उसको सोचते हैं कि हम ये फिल्मी और थोड़ी स्टाइल में। तो मुझे ये रिक्वेस्ट है सारे बच्चों को, जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंस्टीट्यूट भी है, तो हम लोग को लगता है कि एक विभाग को आगे ऐसा प्लानिंग भी होगा कि कैंपेन करके हमें उन्हें बताना पड़ेगा। जी, जैसे आपके लिए कॉल है ये सागर से है, तो सागर के लोग अगर इस छुटकारा पाना चाहते हैं, नशा मुक्ति के लिए संपर्क करना चाहते हैं, तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए? सागर में भी PSC है हमारी, आयुर्वेदिक PSC है, वहाँ भी आयुर्वेदिक फिजिशियंस बैठते हुए हर जिले में मिल जाते हैं। और इसके साथ में स्पेशल ट्रीटमेंट जो है, क्योंकि वहाँ पे पूरा उनका प्योरिफिकेशन वगैरह जो होता है, पंचकर्मा थेरेपी हमारे, उसके थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन करके बॉडी को टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं, वो हमारे यहाँ हो रहा है। और जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी होता है, तो जो उनको नियर बाय पड़े वहाँ जाकर के वो दिखाएं और ट्रीटमेंट लें। इसी के साथ जबलपुर से अशोक जी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल भी लेते हैं। कार्यक्रम में स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी अशोक जी, अपना सवाल पूछें आप। क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? अशोक जी अपना सवाल पूछिए। मैडम जी, मैं ये जानना चाहते हैं कि आजकल तो बहुत से छोटे बच्चे हैं जो बचपन से ये सब पीना खाना शुरू कर देते हैं और इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जी बिल्कुल, इसमें तो फर्स्ट हम जैसे इनका कंसर्न छोटे बच्चों को लेकर है, छोटे बच्चों को लेकर के मैं यही कहना चाहूँगी, थोड़ा सा सबके पास रहता है, टाइम की कमी होती है, कहीं कुछ होता है, ये चीज़ें तो फैक्टर करती हैं। फिर भी हमें दिन भर में शाम के टाइम हमें एक बार ज़रूर अपने बच्चों से मिल करके उनकी हैबिट्स के बारे में थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए। और ऐसा लगता है कि कहीं ये जा रहे हैं तो देखना चाहिए, क्योंकि बच्चा उस समय जब वो छोटी एज में करता है तो उसके चेहरे में उदासीनता, कहीं ना कहीं एक डर, क्योंकि पेरेंट्स को बात न करने के लिए वो थोड़ा सा आइसोलेशन जैसा उसको होता है। तो ये चीज़ें अगर हम स्टार्टिंग में वॉच कर ले और हम बच्चे को वही मॉनिटर करके उससे प्यार से बात करें। सबसे पहले जैसा अभी हमने आज मैडम ने बताया, और थीम है अपनी 2023 की थीम दी गई है कि आप पहले उसको वो नहीं करें, मतलब कलंकित, जैसा कि कलंक नहीं करना है, कोई उसको अलग से डिस्टिंग्विश नहीं करना कि अच्छा ये बच्चा नशा करने लगा है। इस तरह से फैमिली में भी उस चीज़ों को नहीं फैलाना है। अगर उसकी कोई बैड हैबिट्स है तो उसको मॉनिटर करके और अपने साथ बैठ करके पेरेंट्स प्रॉपर वे में पोलाइटली बात करेंगे और बताएंगे कि बेटा ये चीज़ें बहुत नुकसानदायक होंगी, तो हम उनसे रोक पाएंगे। इसमें एक बच्चे का विल पावर, थोड़ा पेरेंटल, थोड़ा सा सराउंडिंग भी देखेंगे, उनकी फ्रेंड सर्किल भी क्या है, तो उनको डायरेक्ट हम नहीं मना करेंगे, इनडायरेक्ट वे में हम उनको मना करके थोड़ा उन सराउंडिंग से हम अलग लेके आएंगे, तो हम कहीं ना कहीं हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। तो बच्चों को समझाने के लिए, हर वर्ग को समझाने के लिए हमें तरीके भी अलग अलग अपनाने पड़ेंगे। हाँ, और अगर बच्चा जिस समय उसको लगता है, आप वॉच करिए कि बच्चा इस समय घर से बाहर जा रहा है, इसमें ऐसी चीजें, तो आप थोड़ा उसको कहीं इंगेज करिए, जो उसके पसंद की चीजें हो वहां पे आप उसको इंगेज करिए। तो इस बहाने बच्चा बाहर नहीं जाएगा और थोड़ा आपके अंडर कंट्रोल में, उसको शो भी नहीं हो पाएगा कि आप इस तरह से कर रहे हैं।
तो इसमें एक्चुअली कंबाइंड एफर्ट ही करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉल पे डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी, जो कि मनोचिकित्सक हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो एक साइकेट्रिस्ट है उनका क्या रोल होता है, क्योंकि नशा मुक्ति है, आप सभी जानते हैं, ये आसान काम नहीं है। ये आदत को अपनाना काफ़ी आसान होता है। कभी किसी दोस्त ने कहा कि एक बार ट्राई करके तो देखो, तो ट्राई कर लिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी लत पड़ जाती है। लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाना है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें विल पावर की ज़रूरत होती है। तो आइए सवाल पूछते हैं हम डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी से। डॉक्टर, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, तो आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर नशे से छुटकारा पाना चाहता है तो ऐसे में एक मनोचिकित्सक का क्या रोल होता है, क्या भूमिका? यदि व्यक्ति कोई नशा छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले हमें उसे वेलकम करना हो कि उसने इतनी हिम्मत जुटाई है। और इसमें डॉक्टर का, साइकेट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का और सबसे इम्पोर्टेंट है परिवार के लोगों का, दोस्तों। यदि हम उसको ये समझाएं कि एक तरह की बीमारी, इसमें इलाज लगता है, जैसे हम दूसरे बीमार मरीजों का इलाज में फैमिली मेंबर और डॉक्टर मदद करते हैं, वैसे ही इसको लेना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना है। देखिए आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, हम वेलकम करते हैं, उसको और उत्साहित करना है कि वो इससे बाहर निकले। और हम उसको सपोर्टिव एक रोल होता है, फैमिली मेंबर का है और मनोचिकित्सक का है उसके लिए, और उसको एक दिलासा देना है कि इसका संपूर्ण इलाज संभव। दवाइयां हम नशे के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए देते हैं, और नशे की जो बीमारी है उसमें अपने आप नशे करने की इच्छा जागृत होती है, उसको दबाने के लिए कुछ महीने दवाई आपकी चलेगी, उसके साथ आप इसको आसानी से छोड़ सकते हैं। कुछ दवाइयां जो दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए 10-15 दिन ही चलती, बाकी इच्छा रोकने की दवाइयां 3 से 6 महीने देने से आदमी पूरी तरह से नशे से बाहर आ सकता है। जी डॉक्टर राजपूत, इसके लिए जी हाँ डॉक्टर राजपूत, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि नशा छोड़ने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, लेकिन उतनी ही हिम्मत जुटानी पड़ती है जहां एक मनोचिकित्सक का नाम आ जाता है, क्योंकि एक खौफ बना हुआ है और समाज में कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है अगर कोई मनोचिकित्सक से मिलने जा रहा है। तो इसके लिए हिम्मत कैसे जुटाई जाए? देखिए, आप सबसे पहले इसको ऐसे अपनाएं कि ये एक बीमारी, आदमी जानबूझ के या किसी दुष्प्रभाव में पड़ रहा है या दुसंगत से पड़ रहा है, ऐसा नहीं। इसको एक बीमारी की तरह हम सोचेंगे तो डॉक्टर की तरफ जाएंगे, है ना। और दिमाग भी तो हमारे शरीर का हिस्सा है, उसमें भी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो उसकी जो फंक्शन की बीमारी है, कंट्रोल्स की बीमारी है, लोगों की जो इच्छाएं जागृत होती हैं, अति इच्छा हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दवाइयां जरूरत होती हैं, काउंसलिंग जरूरी होती है, एक अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना होता है, वैसे ही नशे से बचने के लिए या दूसरी मानसिक बीमारियों से बचने के लिए कुछ दवाइयां और कुछ शारीरिक बदलाव, दिनचर्या में बदलाव, अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए उसका भी इलाज होता है। वो भी दिमाग शरीर का हिस्सा है, ऐसे सोच के यदि हम जाएंगे तो ये दर्द खत्म हो जाएगा। उसको समझना पड़ेगा कि दिमाग सबसे ऊपर है, उसको सबसे जरूरी अंग है, तो उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी, ना कि हम अपनी चिंताओं और बाकी चीजों को भूलने के लिए हम नशे की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। तो दूसरी मानसिक बीमारियां कई गुना बढ़ जाती। जी डॉक्टर राजपूत, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं, रात रात भर जागना, जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, और अगर नशीले पदार्थों की बात करें तो वो बताते हैं कि जो सूखी पदार्थ होते हैं वो नशे में आता है या नहीं आता है। हुक्के का बहुत चलन देखा जा रहा है, और बच्चे अक्सर कह देते हैं कि ये तो नशीले पदार्थ में आता ही नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। तो हुक्का किस श्रेणी में आता है, और साथ ही साथ जो कुछ सूखे पदार्थ होते हैं, क्या वो भी सूखा नशा जिसे बोला जाता है, तो क्या वो भी एक कैटेगरी है? जी, कई तरह के नशे होते हैं। इवन अपन जो सूंघने में चीजें आ जाती हैं, जैसे फेविकॉल है, गम है, पेट्रोल डीजल है, उसका भी नशा हो सकता है। और वो कभी कुछ भी कर रहे हैं, आप स्टिमुलेंट ले रहे हैं या फिर आप गांजा ले रहे हैं उसके में, जी तो सूखे नशे की श्रेणी में क्या क्या आता है? मानसिक बीमारियां बहुत जल्दी बढ़ जाती है, शारीरिक बीमारियां कम होती है, मानसिक बहुत ज्यादा जल्दी शुरू हो जाती है। तो इनसे बचना है, और सबसे अच्छा है कि आप योग करें, अपना दिनचर्या बहुत अच्छी व्यवस्थित करें, समय से सोएं, समय से उठें, अपने घर वालों से हर चीज, अपनी चिंताएं,
अपनी जो नेगेटिव मानसिकता है बिल्कुल शेयर करें जी डॉक्टर, उससे आपको नशे की तरफ जाने से बचाव हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी, जो कि आप मनोचिकित्सक हैं, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजपूत को, और उन्होंने हमें बताया कि कैसे मनोचिकित्सक है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो डरना नहीं है, अगर कोई भी समस्या है तो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाना है। तो आइए फिर से हम चलते हैं डॉक्टर उर्मिला शुक्ला जी के पास, और हम बात कर रहे थे नशीले पदार्थों के बारे में। तो हुक्के वाला जो प्रश्न है मेरा आपसे यही रहेगा। लोग कहते हैं कि ये तो आजकल का ट्रेंड है, कल्चर है, और इससे कुछ गलत नहीं होता है, नशीला पदार्थ नहीं है ये, तो किस श्रेणी में आता है ये हुक्का? नहीं, हुक्का भी है तो नशीले पदार्थों, क्योंकि उसमें इसकी लीफ वगैरह डाल के रखते हैं भांग की, तो एडिक्शन उसमें ही आता है। बस ये बताया ना कि भांग कंपैरेटिव लीफ है, लीफ पोर्शन होता है जो कम डेंजरस होता है। उसके बाद गांजा जो उसका रेजिनस पार्ट होता है वो ज़्यादा उससे पोटेंसी रखता है, और चरस जो है उससे भी ज़्यादा पोटेंसी। एक ही प्लांट के तीनों पार्ट्स हैं, तीनों डेरिवेटिव्स हैं। चरस केमिकली सिंथेसाइज करके बनाया जाता है, और रेजिनस पार्ट जो है गांजा है। तो गांजा ही मैक्सिमम हुक्का वगैरह में उसको करते हैं, तो वो भी उसमें ही आता है। इन पदार्थों के बारे में और भी जानकारी हम लेंगे। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए आपका सवाल लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ कि नशा एक सजा है, नशा एक बुराई है, जीवन के खतरे की गहराई है। नशे से आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक नुकसान होते हैं, तो इसे बचने के लिए जो आयुर्वेदिक है इसका कितना बड़ा महत्व है? जी, छुड़ाने के लिए आयुर्वेद का क्या महत्व है? आयुर्वेद का बहुत महत्व है। सबसे पहले हमने बताया कि जैसे हम पेशेंट, मतलब जो भी हमारे पास पर्सन आता है, हम उसको काउंसिल करते हैं, है ना। काउंसलिंग करने में उस पर्सन की भी करते हैं, पेरेंट्स की करते हैं, देन सोशल जो वो है, किस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, वो सारी चीज़ें हम उससे पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। देन उसके बाद में फिर हम डिवाइड करते हैं कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा रेजिमेन इनको स्टार्ट करना है। तो उसमें जैसे जनरली जो एक जनरल सिम्टम्स मिलते हैं, वीकनेस आना, याददाश्त कमजोर हो जाना, हेडेक होना, एंजाइटी फील करना, नींद नहीं आना, ये सारे कॉमन हर मादक द्रव्यों के थोड़े समय के बाद ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं बॉडी में। तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो हम वहाँ पे वो अलग थेरेपी उसको करेंगे, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होगा। एपेटाइट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई है तो उसके लिए हम एपेटाइजर देंगे, स्टिमुलेशन वाले देंगे। तो ये सारे हम अपने आयुर्वेदिक प्रोसीजर के थ्रू हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। देन उसके साथ में हम रेजिविनेटिव्स के पहले भी मैंने बताया कि इतना वीक हो जाता है एल्कोहल लेने के बाद पर्सन, लीवर ही नहीं, उसको लगता है केवल हमारा लीवर खराब होगा, बाकी पार्ट्स नहीं खराब होंगे, पर पूरा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी उसको स्टार्ट हो जाता है अगर लॉन्ग टर्म तक वो लेता है तो। चाहे एल्कोहल हो चाहे टोबैको हो, ट्रिमर से स्टार्ट हो जाएंगे, फिजियोलॉजिकली डिस्टर्बेंसेस हो जाता है। तो उस समय हम उसको स्ट्रेंथन के लिए बहुत सारी हमारी आयुर्वेदिक रेजिमेन है जिनको हम देते हैं और अच्छा रिलीफ मिलता है। बिल्कुल। अगर कोई गर्भवती महिला है और ऐसे में भी वो नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है तो क्या असर उसके स्वास्थ्य पर और बच्चे के स्वास्थ्य उसके पर स्वास्थ्य पर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है ना, और एनामोलीज भी डेवलप हो जाती हैं बच्चों में, मेंटल डिस्टर्बेंसेस के चांसेस होते हैं। इसलिए मैक्सिमम हम लोग जो भी होते हैं उनको उस समय तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं कि किसी भी तरह का एडिक्शन हो ना ले, क्योंकि आजकल फीमेल्स में जैसे आपने पूछा कि अभी मैं ऐसे थोड़ा रेशियो देख रही थी तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं 15.4% अगर मेल ले रहे हैं तो 16.something% फीमेल, ऐसा डाटा मैंने देखा। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ और हम सारे इस माध्यम से कहना भी चाहेंगे कि कम से कम फीमेल्स की एक जो चीज़ें अलग हैं उनकी, तो फैशन में ना जा करके अपने आप को कंट्रोल करें अभी से, और जिससे उनके आने वाले वो नहीं हो तो, क्योंकि एक जनरेशन बना रही हैं तो जो इशू होंगे उनमें भी किसी तरह की एनामोली ना होने पाए, क्योंकि इसमें फिजिकल से ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंसेस होता है। तो उस समय तो उन्हें फील नहीं होता है, लेकिन बाद में बच्चा जो है माल नरिश या मेंटल डिस्टर्ब वाला रहता है, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो साइड इफेक्ट्स है कई बार जल्दी दिखाई पड़ जाते हैं और कई बार लंबे समय के बाद पता चलता है और फिर वही होता है, अब पछता है क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई के, तो बहुत मुश्किल और काफ़ी देर हो जाती है। इसी के साथ ही सूखे नशे की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? सूखे नशे में आजकल स्मोक्स और ये सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को पता ही होगा कि पाउडर फॉर्म में होता है, पेपर में रख के इसके स्नॉट करते हैं, और वो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस है, इवन कि आपके सीधे ब्रेन पे इफेक्ट करता है। ये दूसरे ऑर्गनों में बाद में एब्जॉर्ब होता है, सीधे ब्रेन पे इसका इफेक्ट होता है। तो पहले बहुत अच्छे स्टिमुलेसिंग एंड उसको अच्छा फील होता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद
वो हैजार्ड उसका बॉडी में दिखना शुरू हो कुछ जाता लोग है। डोज को बढ़ाते जाते हैं क्योंकि पहले उन्हें लगता है कि बहुत ही अच्छी ज़िंदगी चल रही है, सब कुछ सारे दुख दर्द भूल गए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन डोज बढ़ाते जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो उनको आनंद की अनुभूति होती है वो कम होती जाती है। अभी जैसा आपने साइकोलॉजिस्ट सर बताया, वो सही बात है कि एक फिर बीमारी बन जाती है। ये स्टार्ट करते हैं, इसके बाद ये बीमारी हो जाती है, उनको लगता है थोड़ा सा हम और ले लेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। उनको नहीं पता कि हम अपने शरीर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी पूरी फिजिकली जो एक्टिविटीज है सारा डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन उसको लेते जाते हैं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले वही जो बताया कि हमें उसको मोरल बूस्टअप करने की बहुत जरूरत है। पहले एकदम ऐसे पेशेंट में तो स्पेशली मतलब टोबैको और अल्कोहल वालों में तो हम ऐसा करते हैं, हमारा जो एक व्यू है कि स्टेप बाय स्टेप हम उसको डाउन करते हैं, है ना, सीधे विड्रॉ नहीं कर देते कि आप टोटल ड्रॉप आउट कर दीजिए, पर ऐसे लोगों में टोटल ड्रॉप आउट करके फिर उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए। जी, इसी के साथ अगर आयुर्वेद कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहा है, नशा से मुक्ति पाना चाह रहा है, तो खर्चे की अगर हम बात करें तो मोटे तौर पे कितना खर्चा हो जाता है? अब ये एक्चुअली अलग अलग पर्सन पे वेरी करेगा, किसके लिए हमें क्या चीजें देना है। डिटॉक्सिफिकेशन का जैसा हमारा शासकीय किसी चिकित्सालय में अगर ये ट्रीटमेंट लिया जाता है तो बहुत कॉस्टली नहीं है, इतना बस हम कहेंगे कि बहुत कॉस्टली नहीं है, कम कॉस्ट में भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और रिलीफ मिलेगा। बजाय बाहर जो लोग बता देते हैं कि हम इतने में ये 1000 इतने में भेज रहे हैं आपके पास कोई भी मेडिसिन, इसका आप लीजिए, उपयोग करिए, रिलीफ मिलेगा। पर मुझे लगता है कि प्रॉपर वे में किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होकर के ये ट्रीटमेंट ले, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्या सभी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है नहीं, या फिर किसी अकॉर्डिंग कि अगर ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं मैडम हम आपकी हर बात को फॉलो करेंगे, या मैडम से मतलब जो भी हैं डॉक्टर्स के फॉलो करते हैं, ऐसे होते हैं पेशेंट जो कि करते हैं, उनको खुद को अंदर से होता है कि हमें छोड़ना, तो कर लेते हैं, उनको हम ओपीडी लेवल पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे फिजिकली जैसे लीवर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो चुका, इंसोम्निया हो रहा है, सो नहीं रहे हैं, ऐसे वाले जो पेशेंट होते हैं थोड़ी सी क्रोनिसिटी में, उनको हॉस्पिटलाइज करके अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा उनको रिलीफ मिलेगा। इसी के साथ ही अगर किसी ने छोड़ दिया है, नशे से मुक्ति पा ली है, तो रिलैप्स के कितने चांसेस होते हैं कि फिर से वो लत लग जाए? रिलैप्स में उस समय मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की और भी ज़रूरत होती है। जो फीमेल मेंबर होते हैं और उस व्यक्ति को भी इस तरह मोरल बूस्टअप करने की उस समय ज़्यादा होता है कि जैसे दवाई लेता है छोड़ देता है, फिर सब फ्री हो जाते हैं, लगता हो गया ठीक है। तो उस समय मुझे लगता है कि उनको थोड़े से वॉच करना है कि दोबारा उस तरफ न जाएं और इस तरह से करें कि हाँ कितनी गंदी चीज़ थी, तुम लोगों ने ऐसा किया, हमने तो इसको छोड़ दिया, बहुत अच्छा रिलीफ मिला, आपने इसको छोड़ दिया, देखो कितने अच्छे हो गए, अब कभी नहीं करना। तो समाज का जो आसपास के लोग हैं उनका काफी रोल होता है। ई सिगरेट की भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को लगता है ऑल्टरनेटिव्स कई आ जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो क्या है ये ई सिगरेट और इसका क्या साइड इफेक्ट्स हैं? इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, ई सिगरेट के भी बहुत हैं, और पूरा चैन मतलब आपको कार्डियक प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम सारा इससे होना है। उनको लगता है कि हमने थोड़ा सा ले लिया, कई सारे लोग ऐसा भी होता है कि हमने अभी लिया, स्टॉप कर दिया, अब ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से आपने पहले लंग्स को खराब कर लिया, फिर आप स्टॉप करेंगे तो आपकी जो पोजीशन होगी, तो जिस लेवल पे है लंग्स, हम अगर प्रिकॉशन करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वहाँ पे उसको रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं कि अब जो भी आपने पूरा नष्ट कर दिया है, ये कोई भी आर्गन अगर आपका सड़ गया है तो फिर से वो हो जाए, ऐसा नहीं रहता। इसलिए हमको सड़ने से पहले रोकना है इसको और बचाना है। तो अगर कुछ डैमेजेस हो गए तो ये सब रिवर्सिबल हमेशा नहीं होते हैं? रिवर्सिबल हमेशा नहीं होते हैं, पेशेंट के ऊपर वो करता है। कुछ परसेंट 10% समझिए कि रिवर्सिबल में जाते हैं, तो उनको भी फिर हमको इसी तरह से मोटिवेट करके देन ट्रीटमेंट के थ्रू हमें। अंत में चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी दर्शकों को? अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि घर के लोगों को भी, साथ में जो पर्सन्स हैं उनसे तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल अपने आप को अलग नहीं मानिए। एक बार अगर आप कहीं चले गए हैं किसी गलत उसमें, तो आप घर के लोगों से ज़रूर शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, और उसका जो टाइम रहते ट्रीटमेंट है वो भी ज़रूर लीजिए आप, है ना, तभी आपको रिलीफ मिल पाएगा। और अपने आप को अलग न मानते हुए करेंगे तो आप बहुत अच्छे, जो भी पास में पेरीफेरी आपके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जाकर के लगता है आपको कहीं नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही, तो उसके अल्टरनेटिव और भी चीजें हैं। ये नहीं कि हम स्मोक कर रहे हैं तो स्मोक से हमारा ये जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उर्मिला शुक्ला जी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, समाज से जुड़ने के लिए कई बार लोग सोचते हैं कि समाज से जुड़ जाएंगे, लेकिन जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन करके हम जुड़ते नहीं हैं, बल्कि दूर होते चले जाते हैं। इसी के साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो डीडी की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।